आपका मनोज कुमार यादव यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज हम कक्षा 12 एनसीईआरटी बुक्स का पाठ नंबर 2 जो हमारा एक तल के प्रभुत्व का दौर, जिसका वीडियो फर्स्ट हम अपलोड कर चुके हैं, आज उसका अगला वीडियो 2 नंबर बना रहे हैं। इसमें आपको यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जैसे आज हम पढ़ रहे हैं, कांग्रेस एक सामाजिक विचारात्मक गठबंधन के रूप में, यानी जो कांग्रेस पार्टी है वो सामाजिक और विचारात्मक गठबंधन के रूप में कैसे बनी। जैसे कि हम जानते हैं कि 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई। उस समय जब कांग्रेस की स्थापना हुई, जब नवशिक्षित, कामकाजी और व्यापारी वर्गों का एक समूह मात्र थी, यानी उस समय जब कांग्रेस पार्टी बनी थी, जब या तो शिक्षित लोग थे, कामकाजी और व्यापारिक, सामान्य वर्ग, किसान वर्ग उस समय इस पार्टी में नहीं थे। लेकिन जब 20वीं सदी में जन आंदोलन का रूप लिया, जैसे कि इस वजह से कांग्रेस ने एक जनव्यापी पार्टी का रूप ले लिया। 20वीं सदी में जन आंदोलन जैसे असहयोग आंदोलन, अन्य आंदोलन चलाए। राजनीतिक व्यवस्था में इसका दबदबा कायम रहा। शुरू में कांग्रेस में अंग्रेजी दा अगड़ी जाति, यानी उच्च जाति के लोग, जो अभिजन वर्ग, बहुत कम संख्या के लोग इसमें शामिल थे। लेकिन जैसे ही कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया तो उसका सामाजिक आधार बढ़ा, क्योंकि इस आंदोलन में बहुत सारे व्यक्तियों ने भाग लिया था। कांग्रेस ने परस्पर विरोधी हितों के कई समूहों को एक साथ जोड़ा। जो ऐसे समूह जो आपस में विरोधी थे, लेकिन कांग्रेस ने उन सबको एक साथ जोड़ा और जोड़ के इस आंदोलन में प्रोत्साहन किया। कांग्रेस में अब अभिजन न होके किसान भी जुड़ गए, उद्योगपति, शहर के बासिंदे और गांव के निवासी, मजदूर, मालिक, मध्य, निम्न, उच्च वर्ग जाति सबको जगह मिली। पहले शुरुआत में हमने पढ़ा कि बहुत सारे शिक्षित, पैसे वाले, पूंजीपति वर्ग, अभिजन वर्ग बहुत कम थे। लेकिन जैसे ही इनका सामाजिक आधार बढ़ा, सब तरह के इसमें कैटेगरी, किसान भी, उद्योगपति भी, गांव के निवासी भी, मजदूर भी और मालिक, और वर्ग चाहे मध्यम हो, चाहे निम्न हो, चाहे उच्च वर्ग हो, सबको इसके अंदर स्थान दिया गया। धीरे धीरे कांग्रेस के नेतृत्व का भी विस्तार हुआ। इसका नेतृत्व अब उच्च वर्ग या जाति के पेशेवर तक सीमित नहीं था। पहले कांग्रेस का नेतृत्व है केवल उच्च जाति या वर्ग के लोगों के पास था, लेकिन इस आंदोलन के पश्चात इसमें खेती किसानी की बुनियादी वाले तथा गांव गिरान की तरफ उच्च रुझान रखने वाले नेता भी उभरे। आज़ादी के समय तक कांग्रेस एक सतरंगे सामाजिक संगठबंधन के शकल अख्तियार बन चुकी थी, यानी कहने का मतलब सब तरह का इसके अंदर समावेश हो गया था। किसी भी वर्ग, जाति, धर्म, भाषा एवं अन्य हितों के आधार पर सामाजिक गठबंधन से भारत की नुमाइंदा हो रही थी। ऐसा नहीं कि जाति, धर्म, किसी भी जाति, सब इसके अंदर शामिल हो गए थे। इनमें से अनेक समूहों ने अनेक पहचान को कांग्रेस ने के साथ एक में कर दिया। कई यह भी हुआ कि किसी समूह ने अपनी पहचान को कांग्रेस के साथ एक सार नहीं किया, अपने अपने विश्वासों को मानते हुए बतौर एक व्यक्ति या समूह के कांग्रेस के भीतर बने। यानी अपनी पहचान, खुद की पहचान भी उन्होंने रखी और कांग्रेस के अंदर भी उन्होंने हिस्सेदारी ली। ऐसा नहीं कि कांग्रेस की गतिविधियों में उन्होंने भाग नहीं लिया, कांग्रेस की गतिविधियों में भी भाग लिया, लेकिन अपना जो वर्ग समूह था उसकी भी पहचान उन्होंने बनाई रखी। इस अर्थ में कांग्रेस एक वैचारिक गठबंधन था। कांग्रेस कैसा गठबंधन था? एक वैचारिक गठबंधन था। कांग्रेस एक वैचारिक गठबंधन था। कांग्रेस ने अपने अंदर क्रांतिकारी, शांतिवादी, कंजर्वेटिव और रेडिकल, गर्मपंथी और नरमपंथी, दक्षिणपंथी, वामपंथी और धारा के मध्यम वर्गियों को समाहित किया। कांग्रेस एक मंच की तरह थी जिस पर अनेक हित और राजनीतिक दल तक आज उठते थे और राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेते थे। आज पहले के वक्त में अनेक संगठन और पार्टियों को कांग्रेस में रहने की इजाज़त थी। हालांकि संगठनों और पार्टियों के अपने अपने संविधान थे,
इनका सांगठनिक ढांचा भी अलग था। इनमें से कुछ मसलन जैसे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी थी, हमने पुराने वीडियो में भी चर्चा की थी। ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ये अलग हो गई थी, विपक्ष बन गए थे। किसी खास पद्धति या कार्यक्रम नीति को लेकर मौजूद मतभेदों को कांग्रेस पार्टी सुलझा भले न पाई हो, लेकिन अपने आप में मिलाए रखती थी और एक आम सहमति कायम करके ली जाती थी। गुटों में तालमेल भी रखते थे, सहनशीलता भी थी कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस के गठबंधनी स्वभाव ने उसे एक असाधारण ताकत दी, यानी गठबंधन अनेक तरह के समूह, जाति, धर्म, ये गठबंधन बनाया था। पहली बात तो यही कि जो भी आए गठबंधन में उसे अपने शामिल कर लेता था। कोई भी आए कांग्रेस उसे अपने गठबंधन में शामिल कर लेता था। इस कारण गठबंधन को अतिवादी रुख अपनाने से बचना होता है और हर मसले पर क्या संतुलन को साधकर चलना पड़ता है। मैं आपका यहाँ ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि यदि गठबंधन के अंदर जो भी शामिल हैं, जो भी वर्ग, जाति, धर्म, कैसा भी समूह है, यदि वह शामिल है तो उसको संतुलन बनाना जरूरी है। यदि संतुलन नहीं बना पाते हैं तो वो गठबंधन टूट जाता है। विपक्ष कोई बात कहना चाहे तो कांग्रेस की विचारधारा और कार्यक्रम में उसे तुरंत जगह मिल जाती थी। दूसरे, अगर किसी पार्टी का स्वभाव गठबंधनी हो तो अंदरूनी मतभेदों को भूलकर उसे सहनशीलता भी ज़्यादा होती थी। यदि कोई अन्य की मतभेद हो तो उन मतभेदों को भूल जाते थे और अपनी सहन शक्ति ज़्यादा थी, गठबंधन में शामिल कर लेते थे। विभिन्न समूह और नेताओं की महत्वाकांक्षाओं में भी उसमें समाई हो जाती थी। कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई के दौरान इन दोनों ही बातों पर अमल किया था और आज़ादी मिलने के बाद भी इस पर अमल जारी रखा। इसी कारण अगर कोई समूह पार्टी के रुख से अथवा सत्ता में प्राप्त अपने हिस्से से नाखुश हो तब भी वह पार्टी में ही बना रहता था। पार्टी को छोड़कर विपक्ष की भूमिका अपनाने की जगह पार्टी में मौजूद किसी दूसरे समूह से लड़ने से बेहतर समझता था। यानी कैसे भी हो, पार्टी के अंदर मौजूद विभिन्न समूह गुट कहे जाते थे। पार्टी के अंदर भी गुट थे, समूह बन रहे थे। अपने गठबंधनी स्वभाव के कारण कांग्रेस विभिन्न गुटों के प्रति सहनशील थी, क्योंकि ये गुट थे, ये भी कांग्रेस के थे, इसलिए कांग्रेस पार्टी इनके प्रति सहनशील थी और इस स्वभाव से विभिन्न गुटों को बढ़ावा भी मिला। कांग्रेस के विभिन्न गुटों में से कुछ विचारात्मक सरोकारों की वजह से बने थे, लेकिन अक्सर गुटों के बनने के पीछे व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा तथा प्रतिस्पर्धा की भावना भी काम करती थी। ऐसे में अंदरूनी गुटबाजी कांग्रेस की कमजोरी बनने के बजाय उसकी क्या बन गई, ताकत बन गई थी। चूँकि पार्टी के भीतर विभिन्न गुटों के आपसी होड़ के लिए गुंजाइश थी, इसलिए विभिन्न हित और विचारधाराओं की नुमाइंदगी कर रहे नेता कांग्रेस के भीतर ही बने रहे। पार्टी के बाहर निकलकर नई पार्टी बनाने का इन्होंने बेहतर नहीं समझा। यानी इसका तात्पर्य है कि कांग्रेस के अंदर पार्टी छोड़ना किसी ने नहीं चाहा, गुट बना लिया अपना कांग्रेस के अंदर और काम करने की होड़ की। यानी उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि हम नई पार्टी बना लें, उनकी प्रतिस्पर्धा पार्टी के अंदर ही रही, जो कि कांग्रेस की कमजोरी बनने के बजाय एक ताकत बनी। कांग्रेस की अधिकतर प्रांतीय इकाइयों विभिन्न गुटों को मिलाकर बनी थी। ये गुट अलग अलग विचारात्मक रुख अपनाते थे और कांग्रेस एक भारी भरकम मध्यम मार्गी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आती थी। दूसरी पार्टियां मुख्यतः कांग्रेस के इस या उस गुट को प्रभावित करने की कोशिश करती थी। इस तरह बाकी पार्टियां हाशिए पर रहकर ही नीतियों और फैसलों को अप्रत्यक्ष रीति से प्रभावित कर पाती थी। ये पार्टियां सत्ता के वास्तविक इस्तेमाल से कोसों दूर थी। शासक दल का कोई विकल्प नहीं था। इसके बावजूद विपक्षी पार्टियां लगातार कांग्रेस की आलोचना करती थी, इस पर दबाव डालती थी और इस क्रम में उसे प्रभावित करती थी। गुटों की मौजूदगी की यह प्रणाली शासक दल के भीतर संतुलन साधन में एक औजार के रूप में काम करती थी, क्योंकि गठबंधन में, गुटबाजी में यदि संतुलन नहीं होता तो पार्टी में एकता नहीं रहती, बिखराव हो जाता था। इस अर्थ में देखें
चुनावी प्रतिस्पर्धा के पहले दशक में कांग्रेस ने शासक दल की भूमिका निभाई और विपक्ष की भी। इसी कारण भारतीय राजनीति के इस कालखंड को कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है। यानी अपने से पूछ ले कि कांग्रेस प्रणाली किसको कहा जाता है। ये शब्द है कांग्रेस प्रणाली किसको कहा जाता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि कांग्रेस प्रणाली, कांग्रेस पार्टी के अंदर ही पक्ष और विपक्ष दोनों चीज़ थे। एक ही पार्टी में पक्ष था और उसी में विपक्ष था, दोनों चीज़ें थी। उसका इस प्रणाली को कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है। अपने को कहा जाए कि कांग्रेस प्रणाली किसको कहते हैं, तो अपन कहें कि एक ही पार्टी के अंदर पक्ष और विपक्ष था। फिर विपक्षी पार्टियों का उद्भव कैसे हुआ? विपक्षी पार्टियां भी बनी, ऐसे नहीं। आज समय में तो क्षेत्रीय पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, राज्य की पार्टी, बहुत सारे दल हैं। जैसा कि इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि विपक्ष की पार्टियों का उद्भव कैसे हुआ, कैसे बनी। जैसा कि ऊपर हमने देखा, ऐसा नहीं था कि इस दौर में भारत में विपक्षी पार्टियां ही नहीं थी। कांग्रेस के अंदर भी था पक्ष विपक्ष, लेकिन और पार्टियां भी थी। चुनाव परिणामों की चर्चा में हमने सामने कांग्रेस के अलावा अन्य पार्टियों के भी नाम, बहुदलीय लोकतंत्र वाले अनेक देशों की तुलना में उस वक्त भारत में बहुविध और जीवंत विपक्ष पार्टियां थी। इनमें से कई पार्टियां जो प्रथम आम चुनाव था 1922 में पहले बन चुकी थी। इनमें से कुछ ने 60 और 70 के दशक में देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज लगभग सभी गैर कांग्रेसी पार्टियों की जड़ें 1950 की दशक के किसी भी विपक्षी में खोजी जा सकती है। 1950 के दशक में इन विपक्षी दलों को लोकसभा अथवा विधानसभा में कहने भर को प्रतिनिधित्व मिल पाया। यानी हमने पढ़ा कि नाम मात्र का प्रतिनिधित्व मिला। इन दलों की मौजूदगी ने हमारी शासन व्यवस्था के लोकतांत्रिक चरित्र को बनाए रखने में निर्णायक भूमिका भी इन्होंने निभाई थी। इन दलों ने कांग्रेस पार्टी की नीतियों और व्यवहारों की सुनिश्चित आलोचना की। इस आलोचना में सिद्धांतों का बल होता था। विपक्षी दलों ने शासक दल पर अंकुश रखा और बहुधा इन दलों के कारण कांग्रेस पार्टी के भीतर शक्ति संतुलन बदला। इन दलों ने लोकतांत्रिक राजनीतिक विकल्प की संभावना को तलाश किया। यानी विपक्ष की चाहे प्रतिनिधित्व कम हो, लेकिन इन पार्टियों ने सत्ता पार्टी को नियंत्रण में रखा। ऐसा करके इन दलों ने व्यवस्था जन्य रोष को लोकतंत्र विरोधी बनाने से इन दलों ने ऐसे नेता तैयार किए जिन्होंने आगे के समय में हमारे देश की तस्वीर में अहम भूमिका निभाई। शुरुआती सालों में कांग्रेस और विपक्षी दलों के नेताओं के बीच पारस्परिक सम्मान का भाव था। जो भी कांग्रेस थे और विपक्ष की पार्टियां थी, आपस में एक दूसरे को सम्मान देखते थे। ये बात शुरुआत की है, आज की नहीं है। स्वतंत्रता की उद्घोषणा के बाद अंतरिम सरकार ने देश का शासन संभाला था। मंत्रिमंडल में डॉक्टर अंबेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे विपक्षी नेता शामिल थे। जब नेहरू अक्सर सोशलिस्ट पार्टी के प्रति अपना प्यार का इजहार करते थे, उन्होंने प्रकाश नारायण जैसे समाजवादी नेताओं को सरकार में शामिल होने का न्योता दिया। अपने साथ प्रतिद्वंदी से इन किस्म के निजी रिश्ता, उसके प्रति सम्मान का भाव दलगत के प्रति तेज लगातार कम होता गया। ऐसा नहीं जब अंतरिम सरकार थी, उसने जब मंत्रिमंडल संभाला तब अनेक दलों के विपक्षी को भी आमंत्रित किया था। इस तरह अपने देश में लोकतांत्रिक शासन का पहला दौर एकदम अनूठा था। आंदोलन का चरित्र समावेशी था। इसकी अगुवाई कांग्रेस ने की थी। राष्ट्रीय आंदोलन इस चरित्र के कारण कांग्रेस की तरफ विभिन्न समूह और वर्ग हितों के लोग, ये छाया चित्र है उस समय का। अनेक नेताएं हैं। गठबंधन के रूप में उभरा। विचारात्मक रूप से कांग्रेस गठबंधन के रूप में उभरी। आज़ादी कांग्रेस की मुख्य भूमिका निभाई। इस कारण दूसरी पार्टियों की अपेक्षा बढ़त प्राप्त हुई। पहले आम चुनाव में हमने देखा कि ज़्यादा सीटें क्यों मिली, क्योंकि उस समय आज़ादी में कांग्रेस का आंदोलनों का योगदान था। हर व्यक्ति समूह को अपने अंदर समाहित करने की क्षमता जैसे जैसे घटी, वैसे वैसे दूसरे दलों में महत्व मिलना शुरू हो गया। इस कारण प्रभुत्व देश की राजनीति में शुरुआत में कांग्रेस का। इस किताब के हम आगे चर्चा करेंगे। इसमें कुछ हम इसमें पेज मैंने स्क्रिप कर दिए थे, नेक्स्ट करके हम जैसे पढ़ेंगे
जैसे कि देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी का ऑफ इंडिया कैसे गठन हुआ, इसके बारे में सामान्य परिचय अपनी पुस्तक में दिया गया है कि 1920 के दशक के शुरुआती सालों में भारत में विभिन्न हिस्सों में साम्यवादी दल जो कम्युनिस्ट रूप में उभरे। आपने पता है कि जानकारी हमारे पुराने वीडियो में सुना होगा कि विपक्ष में कम्युनिस्ट पार्टी को केरल में सीटें मिली थी। ये रूस की बोल्शेविक क्रांति से प्रेरित थे। देश की समस्या समाधान के लिए ये साम्यवाद की राह अपनाने की तरफदारी कर रहे थे। 1935 से साम्यवादियों ने मुख्यतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दायरे में रहकर काम किया। कांग्रेस से साम्यवादी 1941 के दिसंबर से अलग हुए। इस समय साम्यवादियों ने नाजी जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे थे, ब्रिटेन को समर्थन देने का फैसला किया। दूसरे गैर कांग्रेसी पार्टियां के विपरीत कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के पास आज़ादी के समय एक सुचारू पार्टी मशीनरी और समर्पित कॉडर मौजूद थे। बहरहाल आज़ादी हासिल होने पर इस पार्टी के भीतर कई स्वरूप बने। इस पार्टी के सामने मुख्य सवाल ये था कि आखिर जो आज़ादी देश को हासिल हुई है उसकी नेचर कैसा है, प्रकृति कैसी है, क्या हिंदुस्तान सचमुच में आज़ाद हुआ या आज़ादी झूठी है। ये कुछ मुद्दे थे इनके। आज़ादी के तुरंत बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने विचार किया कि 1947 में सत्ता का जो स्थानांतरण हुआ वह सच्ची आज़ादी नहीं थी। इस विचार के साथ पार्टी ने तेलंगाना में हिंसक विद्रोह का भी बढ़ावा दिया था। साम्यवादी अपनी बात के पक्ष में जनता का समर्थन हासिल नहीं कर सके और उन्हें सशस्त्र सेनाओं द्वारा दबा दिया गया। मजबूरन उन्हें अपने पक्ष को लेकर पुनर्विचार करना पड़ा। 1951 में साम्यवादी पार्टी ने हिंसक क्रांति का रास्ता छोड़ दिया और आने वाले आम चुनाव में भाग लेने का फैसला किया। पहले आम चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने देखो कितनी सीटें जीती, 16 सीट जीती। कितनी जीती? 16 सीट। वह सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनकर उभरी थी। इस दल को ज़्यादातर समर्थन आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और केरल में मिला था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख नेताओं में ए.के. गोपालन, ऐसे डांगे, EMS नंबूपरियाद, PC जोशी, अजय घोष और P. सुंदरैया के नाम लिए जाते हैं। चीन और सोवियत संघ के बीच विचारात्मक अंतर आने के कारण भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1964 में एक बड़ी टूट का शिकार होगी, क्योंकि चीन और सोवियत संघ के अंदर विवाद हो गया। वहाँ से मिल रहा था इस पार्टी को दिशा। सोवियत संघ की विचारधारा को ठीक मानने वाले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में रहे, जबकि इसके विरोध में राय रखने वाले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। दो विभाजन हो गए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एक तो मार्क्सवादी या CPIM नाम से अलग दल बनाया। दोनों दल आज तक कायम है, यानी 1964 में दो दल बने। एक तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, एक CPIM मार्क्सवादी और एक CPIM। अब भारतीय संघ की जनसंघ की भी चर्चा करें। भारतीय जनसंघ का गठन 1951 में हुआ था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके संस्थापक थे, अध्यक्ष थे। इस दल की जड़ें आज़ादी के पहले के समय से ही सक्रिय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा में खोजी जा सकती है। पहले था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा। जनसंघ अपनी विचारधारा और कार्यक्रमों के लिहाज से बाकी दलों से भिन्न था। जनसंघ ने एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर जोर दिया, यानी एक ही देश तो उसमें एक ही संस्कृति हो, एक ही राष्ट्र। इसका मानना था कि देश भारतीय संस्कृति और परंपरा के आधार पर आधुनिक, प्रगतिशील और ताकतवर बन सकता है। जनसंघ ने भारत और पाकिस्तान को एक करके अखंड भारत बनाने की बात कही। अंग्रेजी को हटाकर हिंदी को राजभाषा बनाने के आंदोलन में यह पार्टी सबसे आगे थी। इसने धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को रियायत देने की बात का विरोध किया। चीन ने 1966 में अपना आणविक परीक्षण किया था। इसके बाद जनसंघ ने लगातार इस बात की पैरोकारी की कि भारत भी अपने आणविक हथियार तैयार करें। उन्नीस सौ 50 के दशक में जनसंघ चुनावी राजनीति के हाशिए पर रहा। इस पार्टी को 1952 के चुनाव में लोकसभा की 3 सीटों पर सफलता मिली और 1957 के आम चुनाव में 4 सीटें मिली। पहले में 52 में 3, 57 में 4। शुरुआती सालों में इस पार्टी को हिंदी भाषी राज्यों मसलन राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के शहरी इलाकों में समर्थन मिला। जनसंघ के नेताओं में श्यामा प्रसाद मुखर्जी,
दीनदयाल उपाध्याय, बलराज मधोक के नाम शामिल है। भारतीय जनता पार्टी की जड़ें भी इसी जनसंघ से है जो भारतीय जनता पार्टी बनी। अब स्वतंत्र पार्टी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था नागपुर अधिवेशन में। ज़मीन की हदबंदी, खाद्यान्न के व्यापार, सरकारी अधिग्रहण और सहकारी खेती का प्रस्ताव पास हुआ था। इसी के साथ बाद 1959 के अगस्त में स्वतंत्र पार्टी अस्तित्व में आई। 1959 में स्वतंत्र पार्टी बनी। इस पार्टी का नेतृत्व सी राजगोपालाचार्य, के एम मुंशी, एन जी रंगा और मीनू मसानी जैसे पुरानी कांग्रेस नेता ही कर रहे थे। यह पार्टी आर्थिक मसलों पर अपनी खास किस्म की पक्षधरता के कारण दूसरी पार्टी यानी आर्थिक मुद्दों के कारण इन्होंने स्वतंत्र पार्टी बनाई थी। स्वतंत्र पार्टी चाहती थी कि सरकार अर्थव्यवस्था में कम से कम हस्तक्षेप करें। इसका मानना था कि समृद्धि सिर्फ व्यक्तिगत स्वतंत्रता के जरिए आ सकती है। स्वतंत्रता पार्टी की अर्थव्यवस्था के विकास के नज़रिए से किए जा रहे राजकीय हस्तक्षेप, केंद्रीकृत नियोजन, राष्ट्रीयकरण और अर्थव्यवस्था के भीतर सार्वजनिक क्षेत्र की मौजूदगी की आलोचना की निगाह से देखती रही। इनको मानना था कि आप जो भी अर्थव्यवस्था है इनके अंदर राजकीय हस्तक्षेप कम से कम करो, व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ो, उसी से उन्नति होगी। इनका मानना ये था। राष्ट्रीयकरण अर्थव्यवस्था के भीतर सार्वजनिक क्षेत्र की मौजूदगी की आलोचना की निगाह से देखते थे। सार्वजनिकरण के पक्ष में नहीं थे। ये पार्टी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर किए जा रहे कराधान के भी खिलाफ थे। इस दल के निजी क्षेत्र में खुली छूट देने की तरफदारी थी। स्वतंत्र पार्टी कृषि में जमीन की हदबंदी, सहकारी खेती और खाद्यान्न के व्यापार पर सरकारी नियंत्रण के विरुद्ध थी। यह दल गुट निरपेक्षता की नीति और सोवियत संघ के दोस्ताना रिश्ते कायम रखने को भी गलत मानती थी। इसने संयुक्त राज्य अमेरिका से नज़दीकी संबंध बनाने की वकालत की। अनेक क्षेत्रीय पार्टियां और हितों के साथ मेल करने के कारण स्वतंत्र पार्टी देश के विभिन्न हिस्सों में ताकतवर हुई। स्वतंत्र पार्टी की तरफ से मुख्य धारा में जमींदार और राजे महाराजा आकर्षित हुए। भूमि सुधार के कानूनों में इनकी मिल्कियत और हैसियत को खतरा मंडरा रहा था और इसके बचाने के लिए इन लोगों ने स्वतंत्र पार्टी का दामन थामा। उद्योगपति और व्यवसायी वर्ग के लोग राष्ट्रीयकरण और लाइसेंस नीति के खिलाफ थे। इन लोगों ने भी स्वतंत्र पार्टी का समर्थन किया। इस पार्टी का सामाजिक आधार बड़ा संकुचित था और इसके पास पार्टी सदस्य के रूप में समर्पित कैडर की भी कमी थी। इस वजह से पार्टी अपनी मजबूत संगठन पर खड़ा नहीं कर पाई। यानी इनका मानना था कि पैसे वाले लोग हैं वो इस पार्टी के सदस्य ज़्यादा थे और इन्होंने हमेशा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का कहने का ये कह दे तो कोई दिक्कत नहीं है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में इन्होंने चर्चा की। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो शेयर करना न भूलें। यदि चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।